Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial series where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, and few times from Live Mint or Financial Express also. Okay, so today it's 27th of June, and we will be discussing two important editorials. I have picked both of the editorials today फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस विच हैपेंस ओनली फ्यू टाइम्स क्योंकि जैसे कि जनरली आप लोग जो भी सीरीज को कंटिन्यूसली देख रहे हैं दे मस्ट बी नोइंग दैट आई हैव मोर टिल्ट टुवर्ड्स द हिंदू। बट आज जब मैंने दोनों न्यूज़पेपर्स को गो थ्रू किया तो मुझे समझ आया कि इंडियन एक्सप्रेस में कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा कंटेंट है। वैसे आज दोनों ही न्यूज़पेपर में इतना अच्छा कुछ था नहीं, बट स्टिल आई हैव ब्रॉट whatever articles could be discussed. So जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो तो हमारे एक्सियम 4 मिशन के बारे में ही है। काफी पॉइंट्स हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो करंट अफेयर्स का डेली एडिटोरियल एनालिसिस है इसमें आप लोगों के काफी डाउट्स आते हैं। फर्स्ट इज कि क्या आपको ये पीडीएफ याद करनी है, तो अ बिग नो। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस पीडीएफ, आप बस इसको अभी समझिए वीडियो में एंड आफ्टर दिस यू कैन जस्ट रीड इट। ओके, तो मैंने कंटिन्यूसली इस तरह की चीजें बताई हैं कि जो डेली करंट अफेयर्स होता है वो एक सॉन्ग की तरह होता है जिसको आप रोज सुन रहे हैं, कभी याद नहीं कर रहे हैं। ओके, तो डेली करंट अफेयर्स बस आपको रोज सुनना है ताकि वो आपकी मसल मेमोरी में बिल्ड होता रहे। देन अब बात आती है कि आप करंट अफेयर्स याद कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स रेफर करने हैं, जो कि आई एम ऑल्सो टीचिंग द मंथली वर्कबुक ऑफ विजन आईएएस, आप वो देख सकते हैं। या फिर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, आपको वहां पर कुछ कंपाइलेशन मिल रहा है वीकली या मंथली, आप उसको रेफर कीजिए। हाउ टू यूज दिस एडिटोरियल एनालिसिस, तो आप इसको एक जगह अपनी ड्राइव में एक जगह इसको कंपाइल करके रखिए, क्योंकि इसमें कई बार बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आते हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके, लेटर ऑन आप उनको यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि आप इसको करंट अफेयर्स राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो गिव सम क्वेश्चंस। नाउ लेट अस डिस्कस द एडिटोरियल एनालिसिस। सो जैसे सबसे पहले ये जो आर्टिकल है, इट इज अबाउट अ स्पेस बियॉन्ड अर्थ। इसके काफी पॉइंट्स हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो कि गगनयान में भी जाएंगे। वो अभी एक्सियम 4 मिशन में गए हैं, जिससे कि इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटीज को बूस्ट मिलेगा, गगनयान को बूस्ट मिलेगा, और क्या क्या इसके चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले रीसेंट कॉन्टेक्स्ट तो यही है। ओके, एक्सियम 4 मिशन में ये हमारे इंडिया के शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं। देन ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये जो मिशन है एक टर्निंग पॉइंट है फॉर लाइक ग्लोबल रिसर्च। इंडिया के लिए कैसे एक टर्निंग पॉइंट है, इंडिया के फ्यूचर मिशन के लिए एक्सियम 4 मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडिया को अब नेक्स्ट क्या करना है ताकि वो एक ह्यूमन स्पेस पावर बन सके। तो गगनयान को ये ऐसे हेल्प करेगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला भी गगनयान में जाएंगे और वो एग्जाम 4 में गए हुए हैं, तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। अब इसकी अगर हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें, तो अभी तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंड करने की कैपेबिलिटी सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना के पास है। तो इंडिया अब ऑन द वर्ज है ऑफ ज्वाइनिंग दिस इलीट क्लब विद दी गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो कि 2027 के लिए शेड्यूल्ड है, इससे हम भी इस इलीट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो शुक्ला का ये जो आईएसएस मिशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू ही ये लोग एक्सिम 4 मिशन में गए हैं, तो ये इस जर्नी की बिगनिंग शोकेस कर रहा है। देन अभी ये भी दिखा रहा है कि अभी के लिए हमारे पास खुद की इंडिजिनस कैपेबिलिटी नहीं है और हम फॉरेन फैसिलिटीज पर डिपेंडेंट है, ताकि इस तरह के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भेज सके। तो शुक्ला और ये सब लोग पहली बात तो ट्रेन भी रशिया, नासा यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि इंडिया के पास अभी ऐसी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। तो इंडिया का डिपेंडेंस दिखा रहा है ये ऑन फॉरेन टेक एंड फैसिलिटीज। बट पॉजिटिव साइड ये भी है कि हमको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है इन स्पेस मिशन से। देन गगनयान, यहाँ पर डेट गलत लिखी हुई है, दिस इज नॉट 2025, दिस इज शेड्यूल्ड फॉर 2027, जो इंडिया अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट भेजेगा और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ह्यूमंस को भेजेगा। अब इसमें 4 लोग जाएंगे, जो कि आपका होमवर्क है कि आप लोग बताएं कि गगनयान में कौन से 4 लोग जाएंगे। ये जो मिशन है हमें हैंड्स ऑन क्रू, मतलब वही सारा एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा कि कैसे लैंडिंग करनी है, कैसे हैंडल करना है, कैसे एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च वगैरह होगी। अगर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अब ये समझ आ रहा है कि स्पेस जो है वो सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी ले चुका है। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है यूएस लेड एक्सियम 4 मिशन में, ये इनफैक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लोबल ट्रस्ट इंडिया के स्पेस एक्सपर्टीज में भी।
इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन अगर हम बात करें तो इसके बाद जब गगनयान हमारा सक्सीड हो जाता है तो इंडिया एक काफी पावरफुल स्पेस प्लेयर बन सकता है, और ये इंडिया को एक सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक लीवरेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम यूएस के पास जा रहे हैं कि भाई हमारा ह्यूमन स्पेस में भेज दो, ओके, तो ऐसे ही कल को दूसरे देश भी हमारे पास आ सकते हैं, तो वो एक सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक लीवरेज हो रही है। जैसे कि आपको पता हो कि पहले इंडिया को सैटेलाइट भी लॉन्च करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, फिर हमने सीखा, फिर अब फ्रांस, ब्राजील, इन सब की सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च करते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेस टूरिज्म। ठीक है, अभी तक तो हम लोग हिमाचल, कश्मीर या फिर अब्रॉड घूमने जाते थे, अब काफी लोग स्पेस में भी जा रहे हैं। सैटेलाइट रिपेयर्स के लिए ये यूजफुल है, मून बेस इंफ्रास्ट्रक्चर और एस्टेरॉइड माइनिंग के लिए। देन यहाँ पर ये एडिटोरियल, जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि इंडिया में अभी प्राइवेट सेक्टर का इतना ज्यादा रोल नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस, जैसे कि हम वहां पे स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, तो इंडिया को भी इस तरह का एफडीआई, स्टार्टअप्स ये सब प्रमोट करने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आए, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले इतना सारा एक्सपेंस नहीं उठा सकती है, उतना रिसर्च स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल आपको बढ़ाना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पर देखें इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी टेकअवेज, सो इसरो का जो इवॉल्विंग रोल है, पहले इसरो सिर्फ सैटेलाइट या फिर ह्यूमन बेस्ड मिशन पे कहाँ ही फोकस था हमारा, हम लॉन्च कर रहे थे मंगलयान, ओके, इस तरह की चीजें, या सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मिशंस। अब यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, जैसे कि ऊपर हमने बात की कि जो शुभांशु शुक्ला है उनकी ट्रेनिंग रशिया और नासा में हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू, लाइक, आपको हर चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अब मुझे समझ आ रहा है कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, तो रिफॉर्म क्या होगा कि बिल्ड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विंग विंग बना लीजिए आप, लॉन्ग टर्म स्पेस स्ट्रैटेजी बनाइए जहां पर मून, मार्स, इन सब के भी प्लान्स बनाइए। यहाँ पर एक एथिकल और इंस्पिरेशनल एंगल है। वन इज ऑब्वियसली क्योंकि शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो कि एक इंडियन है, स्पेस में जा रहे हैं, तो ये और ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करेगा कंट्री में। ही विल ऑल्सो सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। देन अनदर थिंग इज कि जहां हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी है, क्या उस सिनेरियो में इतने महंगे महंगे स्पेस मिशन करना एथिकल है? सो यस, इट इज एथिकल। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो स्पेस मिशन हैं, काफी ज्यादा रिसर्च होती है, वेदर फोरकास्टिंग, इस तरह की चीजें होती है इसमें, जो कि अल्टीमेटली पुअर फार्मर्स, ठीक है, इन सब लोगों को भी काफी हेल्प करते हैं। तो इसलिए इस डायरेक्शन में, सो दिस इज राइट, ठीक है, कि हम अगर स्टिल आपके यहाँ पॉवर्टी है, लेकिन आपको स्पेस मिशन, स्पेस रिसर्च प्रमोट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रॉडर लेवल पे वो सबको बेनिफिट कर रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है? पहली बात तो आपके पास इंडिजिनस कैपेसिटी नहीं है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस पे आप डिपेंडेंट है, लॉन्ग टर्म फंडिंग मॉडल नहीं है क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर अभी हमारे पास है नहीं। देन मे बी रिस्क हो सकता है फॉलिंग बिहाइंड इन मून एंड मार्स प्रोग्राम अगर और ज्यादा डिले होता है। सो वे फॉरवर्ड कि सक्सेसफुली लॉन्च कीजिए, पहली बात तो गगनयान 2027 तक, इंडिया की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई है, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को प्रमोट कीजिए। ओके, स्पेस डिप्लोमेसी पे हम फोकस कर सकते हैं ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप इनको कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं। So the first question is, India's human spaceflight mission reflects its technological ambition and strategic aspiration. इधर पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि इसको दो डायमेंशंस में डिवाइड कीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन और स्ट्रैटेजिक एस्पिरेशंस। Then next question is, India's space cooperation with major powers reflects the changing dynamics of global diplomacy. Then ऐसे का क्वेश्चन भी यहाँ पर, जैसे कि एक्सप्लोरिंग स्पेस इज नॉट अबाउट एस्केपिंग अर्थ बट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट, ये एक्सप्लेन पेज से है इंडियन एक्सप्रेस के। तो यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड बैंक बता रहे हैं कि इंडिया में 5.75% एब्जेक्ट पॉवर्टी है। ये अगर हम पहले देखें तो कुछ 22% पहले हमारे यहाँ पॉवर्टी थी, तो उससे तो काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइन हुआ है। इस एडिटोरियल में मेनली बात हो रही है कि लाइक ये जो डेटा है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, तो बेसिकली पॉवर्टी को एस्टिमेट करने की बातें चल रही है यहाँ पर। सो कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले अप्रैल 2025 में 5.75% लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, और पहले जैसे मैंने आपको बताया 22, सो 27% थी, तो उससे तो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एब्जेक्ट पॉवर्टी कब होगी? अगर किसी के पास $2 पर डे है इन पीपीपी टर्म्स। पीपीपी टर्म्स क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। सो परचेजिंग पावर पैरिटी इज कि जैसे सपोज करो आप कि $1 में यूएसए में एक छोटा बर्गर आ रहा है,
और सेम वो छोटा बर्गर यहाँ पर 62 रुपीज का आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये होता है आपका पीपीपी। ओके, एंड दूसरा मेथड जो होता है जहां पर कुछ लोग उसको नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज आपको क्या लगता है कि आप $1 को नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, तो आप उस तरह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं, यहाँ पर पीपीपी टर्म्स की बात हो रही है, दैट इज कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में कितने रुपए में मिलेंगे डॉलर्स में, और इंडिया में कितने रुपए में मिलेंगे, वो बात चल रही है। ये इंडिया का सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन हाईलाइट कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेथोडोलॉजी और इंटरप्रिटेशन के अराउंड इसमें बात चल रही है। सबसे पहले तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, तो ये बेसिकली पॉवर्टी लाइन होती है कि मिनिमम इनकम लेवल जो कि आपको चाहिए होता है ताकि आप अपनी बेसिक लिविंग नीड्स जैसे कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर को पूरा कर पाए। तो जो मिनिमम इनकम आपको इस चीज के लिए चाहिए, उसको उसके बिलो अगर आपके पास इनकम है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे काउंट होती है। ओके, दैट इज अकाउंट फॉर डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्रीज, कि मिनिमम इनकम लेवल, ओके, मिनिमम बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए यूएसए में कितने पैसे चाहिए और इंडिया में कितने पैसे चाहिए, इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है जैसे कि $2.15 पर डे लोअर इनकम कंट्रीज के लिए, $3.65 पर डे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, और $6.85 पर डे अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए पॉवर्टी लाइन वेरी करेगी। अब ये जो वेरिंग एस्टिमेट्स और मेथड्स हैं, जैसे कि तेंदुलकर मेथड है, ओके, वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज पॉवर्टी लाइन है, और उसने एस्टिमेट किया था कि 9% है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 5% है। देन $3.65 के हिसाब से 23.89% ऑफ इंडियंस लिव बिलो दिस लेवल। सो दिस इज बेसिकली शोइंग कि डिफरेंट, लाइक तेंदुलकर कह रहे हैं कि 9% लोग, फिर वर्ल्ड बैंक की 2.15 वाली बोल रही है 5%, $3.65 पे अगर एस्टिमेट करें तो 23%। तो ये डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट डेटा अजम्पशंस ये सब यूज करते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आता है। डॉलर बेस्ड लाइंस जो है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, जबकि इंडियन मेथड्स ऑब्वियसली डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए यूज होंगे। इंडिया की डोमेस्टिक पॉवर्टी लाइन जैसे कि मोस्ट यूज्ड इज तेंदुलकर कमिटी या रंगराजन, जहां पर वो लोग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे जाते हैं, जैसे कि जो कि 29 है अर्बन के लिए और 22, अगर इससे कम किसी की इनकम है तो वो पुअर है। रंगराजन ने इसको बल्कि अपडेट भी कर दिया था 47 और 33। मेजर फाइंडिंग्स क्या है, तो जैसे कि ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 5% अगर 2.15 के हिसाब से जाए, 23% अगर 3.65 के हिसाब से जाए, और 82% अगर हम 6.85 के हिसाब से जाए। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने में, तो सबसे पहले तो काफी लोग पॉवर्टी लाइन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। दैट इज वो लोग क्या कर रहे हैं कि 2.15 को डायरेक्ट मार्क, जो मैंने बताया ना आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट जहां पे हम कहते हैं $1.70 या समथिंग, उसमें उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से 183। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो इट्स लाइक कि अगर $1 में वहां पर एक बर्गर मिल रहा है और इंडिया में वही 62 रुपीज का मिल रहा है, तो दैट इज कि अगर कोई 62 रुपीज से कम कमा रहा है तो वो पुअर है। ओके, तो उसमें आपको ऐसे नहीं करना है कि $2 को आपने 85 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय पीपीपी। सो इससे क्या होता है, फ्लॉड नरेटिव्स बनते हैं अराउंड पॉवर्टी ट्रेंड्स। अब ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि हम प्रॉपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें, वेलफेयर स्कीम्स बना सकें, अपनी बजट प्रायोरिटीज और एसडीजी गोल 1 को अचीव कर सकें। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन ये है कि पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा इनकम बेस्ड बना दी गई है, बल्कि अगर हम देखें तो मिनिमम बेसिक नीड्स जैसे कि आपके काफी चीजें उसमें आती हैं, ये पॉवर्टी लाइंस हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, डिग्निटी ये सब काउंट नहीं कर रहे हैं। तो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है, बट ये जो लाइंस है मेजरली इनकम और कंजम्पशन पे फोकस्ड है, बल्कि पॉवर्टी में और भी चीजें आती हैं। ओके, देन अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड को काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक बना देते हैं, क्योंकि ये लोग इन्फ्लेशन वगैरह को इस पॉवर्टी लाइन में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में और ज्यादा लोग पुअर हो सकते हैं। सो एक अपडेटेड नेशनल पॉवर्टी सर्वे और बेटर डेटा कलेक्शन की हमको जरूरत है। एथिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि एक तरफ तो आप ग्रोथ पर फोकस करें, लेकिन इक्विटी कितनी है, अगर आपकी जीडीपी कितनी भी हो जाए $5 ट्रिलियन, लेकिन फिर भी अगर आपके 23% लोग पुअर हैं, तो क्या आपकी कंट्री में इक्विटी है? ओके, देन अनदर थिंग इज कि जो डेवलपमेंट है आप उसको बियॉन्ड इनकम रीडिफाइन कीजिए, दैट जो यहाँ पे मैंने बताया कि पॉवर्टी लाइन इनकम या कंजम्पशन पे बेस्ड है, बट एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी ये सब डेवलपमेंट बेस्ड है, तो आपको इनकम से ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप जैसे कि सैंपल ऐसे लाइन है ये, एस्केपिंग पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट लिविंग विद डिग्निटी, एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया हैज रिड्यूस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली, बट
Challenges remain in addressing broader deprivations discussed in the context of recent World Bank estimates. तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने पॉवर्टी तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर लिया है, लेकिन ब्रॉडर डेप्रिवेशन एड्रेस करना एक चैलेंज है. ब्रॉडर डेप्रिवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, डिग्निटी. तो रीसेंट वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको आपको डिस्कस करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस. आई होप आप लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा. I also really enjoy a lot while making these videos. Thank you so much for watching it.